हेलो स्पेशल एजुकेटर्स। हम टारगेट कर रहे हैं KVS टायर 2 और आई होप आपकी लर्निंग अच्छे से हो रही होगी। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और MCQ। एक्चुअली हम आज MCQ करेंगे, कल डिस्क्रिप्टिव करेंगे और ऐसे ही हम 27 मार्च तक एक प्लान बनाएंगे। एक्चुअली आज के क्वेश्चंस भी बहुत ही बेसिक हैं, जो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बेस्ड हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं और उन क्वेश्चंस की हम मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एग्जामिनर एक ही स्टेटमेंट को बदल करके दे सकता है इस टाइम पे, जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। फोमो हमारे अंदर बना रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा हमारे अंदर प्रेजेंट रहता है। बच्चा यही सोचता है कि मैं हर एक वीडियो को देख लूँ, उसे पूरा कर लूँ, क्या पता क्वेश्चन यहीं से आ जाए। तो वो कुछ बातें हैं मेनली जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक ही प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपको ये मान के पढ़ना है कि ये बेस्ट टीचर है, इससे बेस्ट कोई पढ़ा भी नहीं सकता और इससे बेस्ट मटेरियल भी मैं कहीं से ले नहीं सकता। इससे आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जितना पढ़ा है वो इनफ है और मुझे बस मल्टीपल रिवीजन करनी है। दूसरा, सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। बिल्कुल भी मत देखिए कि किसने कौन सी वीडियो डाल दी कौन से थंबनेल के साथ में कि पेपर यहीं से छपेगा, है ना। एक्चुअली ये होता है अट्रैक्ट करने का तरीका। बच्चा सोचता है यहीं से बच्चे में होप आ जाती है कि एक दो क्वेश्चन मिल जाए जो मेरी रैंकिंग को बूस्ट कर दे। जो वीडियो देखते हैं उन सभी की रैंक बूस्ट नहीं होती। रैंक उसकी बूस्ट होती है जो एक्टिव होके उस चीज से साथ इंटरेक्ट करता है। अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो आप मुझे इमेजिन करके जो सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा आपके लिए। और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, जो भी MCQ है उसमें एक आंसर अगर आप इजीली ढूंढ लेते हो। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, यही साइकोलॉजी सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि इजी आंसर हम आराम से फाइंड आउट कर लें और बाकी के जो तीन ऑप्शन आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है एकदम से हमारे अंदर क्लिक करे कि ये रीजंस हो सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है कि हम अब से लेके 27 मार्च तक रेगुलर बेसिस पे टॉपिक्स की मल्टीपल वीडियोस करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। मेरा टारगेट रहेगा आपको 1000+ MCQs कराना और 50+ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कराना, वो भी 4 मार्क्स के पूरे फॉर्मेट में। डे 1 में हम 80+ MCQ कर रहे हैं। डे 5 में डिस्क्रिप्टिव 5 टॉपिक लेंगे हम, जो कि हाईली प्रोबेबली चांस है कि वो पूछे जाएं। उनको 4 मार्क्स में कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए वो बाइलिंगुअल हो, इंग्लिश भी हो और हिंदी भी, ताकि दोनों इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी आसानी रहे और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। एक ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है पूरी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको गारंटीड को ये कह दे कि पेपर यहीं से आएगा। बट आपको एक प्लेटफॉर्म पे रहना है, कंसिस्टेंस रहना है। कंसिस्टेंस इज द की। MCQ डिस्क्रिप्टिव, MCQ डिस्क्रिप्टिव, यही हमारा फॉर्मेट रहेगा। मैं जैसे जैसे दिन पास आते रहेंगे नंबर ऑफ वीडियोस को बढ़ा दूंगा आपके लिए, ताकि आप मल्टीपल प्रैक्टिस कर सको। आपके पास जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उतनी आपकी हायर चांस है कि आपकी रैंक अच्छी आए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल में, लेकिन ऑप्शंस बाइलिंगुअल में नहीं। इस क्वेश्चंस का जो आंसर है उनकी एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल में है और वो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ रहे हैं राइट टू ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, तो आपको फैक्चुअल नॉलेज हो जानी चाहिए कि ये कब आया था। RPWD एक्ट 2016 को आया था। ऑप्शंस को अगर देखें, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 19, तो आपके दिमाग में एकदम से मेमोराइजेशन चल जानी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कि अच्छा RPWD एक्ट है, PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटी थी, उसके बाद 14 ऐड कर दी गई, RPWD एक्ट में 21 डिसेबिलिटी आ गई जो कि 2016 में आया था, PWD एक्ट 1995 में आया था।
ऐसे क्वेश्चन को देख के आपका पर्सपेक्टिव बदल जाना चाहिए कि मैं इससे कितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे। एक्टिव लिसनर में और पैसिव लिसनर में यही अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क रहने वाला है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाना साथ ही साथ में। पहला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार कितनी दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 21 डिसेबिलिटी को मान्यताएं प्राप्त दी गई। इसकी एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने आपको कहा था। सेकंड क्वेश्चन है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिलेटेड। बेंचमार्क दिव्यांगता का अर्थ है कम से कम कितने प्रतिशत दिव्यांगता? 30%, 40%, 50% या 60%? तो इसका सही उत्तर है 40%। ये लाइन ऐसे के ऐसे आप डिस्क्रिप्टिव में भी आगे जाके अगर आपसे कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, ऐसे लिख सकते हैं। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। इसका एक्सप्लेनेशन है, हर क्वेश्चन के साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर भी है, जिससे आपके नोट्स भी अच्छे से बन सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होती रहेगी साथ के साथ में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी। और कौन सा आर्टिकल प्रमोट करता है इसे? आर्टिकल 21A। ठीक है, नेक्स्ट है आरसीआई। सबसे पहले तो आरसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई। अच्छा, आरसीआई एक्ट कब आया था? वो आया था 1992 में। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। किससे रिलेटेड है आरसीआई? स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत कितनी सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कितना है? एग्जामिनर जब भी कोई क्वेश्चन सेट करता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि एग्जाम को देने वाला ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो और ज्यादा से ज्यादा मैं उसकी नॉलेज को टेस्ट कर पाऊँ। तो ऐसे सीरीज में भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, 3%, 4%, 5, 6। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 4%। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब आया था? 1999 में। देखो क्वेश्चन में ही बहुत सारे मल्टीपल फैक्ट्स छुपे हुए हैं, हमें वो भी देखने हैं। 1999 में आया था। और किस चीजों पे इसने ज्यादा मेनली फोकस किया था? 4 डिसेबिलिटी थी जिन पे मेन फोकस था, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये 4 डिसेबिलिटी थी मेन। नेक्स्ट है, विच पॉलिसी स्ट्रांगली प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया? एनसीएफ, एनईपी या दोनों? जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना मैं एमसीक्यू ही कर रहा हूँ। आपको ये सोचना है कि ये डिस्क्रिप्टिव में बनेगा तो मुझे इसको कैसे फ्रेम करके लिखना है। आप लिख सकते हो एनसीएफ 2005 एंड एनईपी 2020 बोथ पॉलिसीज स्ट्रांगली प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन का किसी भी तरीके से डिस्क्रिप्टिव में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सक गया तो आप ये ऐसे कैसे लिख सकते हो? इसका आंसर है दोनों, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किसको रिप्लेस करता है? वो रिप्लेस करता है पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। अच्छा, जो समझदार बच्चा होगा वो एकदम से सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेगा। कब आया था? 1995। कितनी डिसेबिलिटी? 7 डिसेबिलिटी थी। ठीक है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट अभी अभी पढ़ा है, कितना कब आया था? 1999। किन चीजों पे? 4 चीजों पे मेनली फोकस किया था। ठीक है, ये एक एक्टिव लिसनर की पहचान होती है कि वो अपने जितना ज्यादा माइंड को फैक्ट्स में और लर्निंग में इन्वॉल्व रखता है उतना उसके लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट है, आरसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरसीआई का, एनसीईआरटी का, एनसीटीएफ का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ओ, नेक्स्ट है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? एक्चुअली ये पारित हो चुका था 2009 में, बट 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 2010। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था ये। नेक्स्ट है,
पियाजे की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तो पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कितनी स्टेजेस थी? 4 स्टेजेस थी। पहली स्टेज कौन सी थी? सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर की एज रेंज क्या थी? 0 से लेके 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? जब भी सोशल लर्निंग की बात आती है, जेडपीडी की बात आती है, स्कैफोल्डिंग की बात आती है, तो एक नाम हमारे अंदर चलता है, वह है वाइगोत्स्की, कि वाइगोत्स्की साहब थे जिन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? उनको देने वाले थे पैवलोव साहब, जिन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ मिसयूज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस किसने दिया था? ई एल थ्रोनडाइक ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 पे अगर हम चलें कि डिस्कवरी लर्निंग की खोज किसने की थी? फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग माने जाते हैं जीनर ब्रूनर, फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने डेवलप की थी? पैवलो ने, स्किनर ने, बंडूरा ने या थ्रोनडाइक ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर ने, बी एफ स्किनर, जो कि रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने। नेक्स्ट, कोलबर्ग इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ, कोलबर्ग ने कौन से विकास के बारे में बात की है? वह मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात की है। एक्चुअली इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो? सबसे पहले इसको पियाजे ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद पियाजे की रिसर्च पे काम किया कोहलर ने, और इसको आगे बढ़ाया लेवल और स्टेजेस में। नेक्स्ट, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग अदर्स इज नोन एज, दूसरों को देखकर सीखना क्या कहलाता है? ये सोशल लर्निंग। आंसर ए इज राइट आंसर। रेनफोर्समेंट कॉन्सेप्ट इज मेनली रिलेटेड विद, बी एफ स्किनर साहब, जो कि रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो बिहेवियरिज्म से आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आईईपी स्टैंड फॉर, आईपी किसके लिए बनता है? स्पेशल बच्चों के लिए बनता है। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और डिस्क्रिप्टिव में आईपी का रोल क्या होता है एक स्पेशल बच्चे की प्रोग्रेस में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ADHD स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आंसर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ऑटिज्म मेनली इफेक्ट, ऑटिज्म कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन को या बिहेवियर को, तीनों को इफेक्ट करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू, क्या करने के लिए यूज करते हैं हम सहायक तकनीकी का? सपोर्ट करने में बच्चे की कि लर्निंग अच्छी हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए कि अच्छे से इंप्रूव, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए बच्चा एक दूसरे के साथ में, बच्चा अपने काम स्वयं से कर पाए, इंक्रीज इंडिपेंडेंस। तो हाँ, ये सारी की सारी चीजें, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, जो कि आंसर है। यूडीएल स्टैंड फॉर, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सारे ऑप्शन को पढूं फिर आपसे पूछूं। इंटरेक्शन बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये टाइम इतना क्रूशियल है कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे आपका टाइम पास ना हो, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग पे काम हो, जहाँ पे एग्जामिनर की क्या साइकोलॉजी है क्वेश्चन को बनाने की, उस पर बात हो, जहाँ पे आपके डाउट लिए जाएं, जहाँ पे आप पे मल्टीपल प्रैक्टिस हो। तो मैं कई क्वेश्चन को पढ़ के उनका आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे, और क्योंकि ये क्वेश्चन भी फाउंडेशन बेस्ड हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप इनका आंसर ही नहीं दे पाओगे। और मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन इसलिए जोड़ी है ताकि आप अपने नोट्स भी बना सको, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको लिखने की जरूरत है। अब जैसे यही क्वेश्चन है यूडीएल, इसका क्या आंसर होएगा? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ
कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल क्या है। एक्चुअली ब्लूम टैक्सोनॉमी दो बार आई थी, एक बार 2001 में आई थी, है ना, और दोनों के अलग अलग नाम भी हुए थे। नाउन टू वर्ब की फॉर्म चेंज की थी। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तीन, और तीन लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स दो चीजों में बांटा गया। हाईएस्ट लेवल क्या था? हाईएस्ट लेवल था क्रिएट करना। जो वर्ब वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसमें इसका आंसर है क्रिएट करना। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? ड्यूरिंग टीचिंग, आफ्टर टीचिंग, एट द एंड ऑफ कोर्स या बिफोर टीचिंग। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी के तीन ऑप्शन आंसर क्यों नहीं है ये भी तो सोचना है हमें। इसका आंसर है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है? ड्यूरिंग टीचिंग होता है, लेकिन बाकी क्यों नहीं है? बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि दो टाइप के मेन असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग होता है, तो दूसरा भी होता है सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ कोर्स होता है। ये रिलेट करना है हमें, ऑप्शन सी उसका आंसर है। अच्छा, इसलिए फॉर्मेटिव का आंसर नहीं है। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तभी आपकी रैंक बूस्ट होगी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभिन्न विभिन्न तरीकों से विभिन्न विभिन्न बच्चों को, अलग अलग प्रकार के बच्चों को पढ़ाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, शायद मैंने आंसर भी बता दिया, कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज का यूज करके अलग अलग लर्नर को, बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से कर सकते हो। कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड है, कौन सा टीचर सेंटर्ड है, इजीली हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी। इसका मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड टीचर सेंटर्ड है, कौन सा मेथड लर्नर सेंटर्ड है। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको आप CCE कहते हो। बट इस क्वेश्चन को रखने का मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि आप एक बार सोचो कि कंटिन्यूस किस लिए है और कॉम्प्रिहेंसिव किस लिए है। स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक चीजें क्या होती हैं? जो चीजें एकेडमिक से रिलेटेड होती हैं वो स्कोलिस्टिक होती हैं, जो प्ले से, फिजिकल एजुकेशन से, योगा से रिलेटेड होती हैं वो को स्कोलिस्टिक होती हैं। इसलिए इसको कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा गया है, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। नेक्स्ट है RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार उच्च शिक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कितना है? हमने पीछे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिर्फ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कितना है। इसमें क्या है? उच्च शिक्षा। एक वर्ड आपका आंसर बदल सकता है, और इसमें भी ऐसा ही हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 5%। RPW अधिनियम 2016 के अनुसार उच्च शिक्षा में बेंच दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 5% है। अगला है RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कार्य दिवस कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 200 दिन।